दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में। और दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि जॉन गॉल्सवर्दी जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको बेहतरीन तरीके से स्टडी करके जाइएगा, इनके बारे में बेहतरीन नॉलेज को गेन करिएगा दोस्तों। और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं बताऊंगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जॉन गॉल्सवर्दी। अगर हम बात करें दोस्तों जॉन गॉल्सवर्दी की, तो जॉन गॉल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? 1867 में, 1867 में। और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों ब्रेन ट्यूमर से 1933 ईस्वी में। हम लोग किसके बायोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी को। और ये टीजीटी तथा पीजीटी दोनों में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अर्थात एक बार फिर से आप हमें बता दीजिए इनका जन्म दोस्तों हुआ था 14 अगस्त। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, ऐसे याद करोगे 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन इनका जन्म दोस्तों पाकिस्तान के जो है जब पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त को, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त के लिए मनाया जाता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को, कब दोस्तों? 1867 को, 1867 में किंगस्टन अपॉन थेम्स। कहां? फिर एक बार बता दीजिए दोस्तों। किंगस्टन अपॉन थेम्स सर्रे इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स सर्रे, ओके, इंग्लैंड में हुआ था। फिर एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, ओके, सर्रे इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु जो है वो 31 जनवरी कब हुई थी दोस्तों? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 1933 को, लगभग 65 वर्ष की आयु में, ओके, लगभग 65 वर्ष की आयु में कहां हुई थी दोस्तों? एट ग्रोव लॉज। कहां हुई थी? ग्रोव लॉज हैम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन में। कहां हुई थी दोस्तों? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। एट ग्रोव लॉज हैम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन, इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। इनके पिता का नाम दोस्तों क्या था? जॉन गॉल्सवर्दी। इनके पिता का भी नाम यही था जो इनका नाम था दोस्तों, ठीक है। इनके पिता का नाम जॉन गॉल्सवर्दी और माता का नाम ब्लैंच बैली था। क्या नाम था दोस्तों? ब्लैंच बैली। यानी कि इनके पिता का नाम एक बार बता दीजिए दोस्तों, क्या था? जॉन गॉल्सवर्दी। और इनकी माता का नाम ब्लैंच बैली था दोस्तों। इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों? ओके, हैरो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। कहाँ हुई थी दोस्तों? हैरो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जो है इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एजुकेशन लिया। और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या था? अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर। ओके, क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम दोस्तों? अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों। ओके, जिन्होंने, और इनकी शादी कब हुई अदा नेम्सिस पियर्सन कूपर से? 1905 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1905 ईस्वी में इनकी शादी हो गई। अगला अगर हम बात करें इनका, ओके, ये कौन सी सेंचुरी के पोएट थे दोस्तों? ऑक्यूपेशन क्या था इनका? तो ये 20th सेंचुरी के पोएट थे दोस्तों। कौन सी सेंचुरी के पोएट थे? 20th सेंचुरी के ये दोस्तों पोएट थे। ओके, नॉवलिस्ट और इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट, प्ले राइटर, ओके, ये थे दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है दोस्तों कि ये कौन सी सेंचुरी के पोइट हैं। ओके, तो ये 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोइट, ओके, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइटर हैं, ठीक है दोस्तों। अगला, इनको ऑनर, सम्मान कौन कौन से मिले? 1929 में दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। 1929 में दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इसके बाद इनका, इनके मास्टरपीस फोर्साइट सागा के लिए दोस्तों इनको 1932 में, कब दोस्तों? 1932 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। और ये क्वेश्चन बहुत याद बनाए रखने वाला है दोस्तों, कितनी बार पूछा गया जरा देखिएगा। टीजीटी के 1, 9, 10, 13 में पूछा गया है दोस्तों। यानी कि 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए।
इनको बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ने कंफर्म्ड ऑनरेरी डिग्री ऑन हिम, इनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से इनको ऑनरेरी डिग्री से भी अवार्डेड किया गया दोस्तों। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से 1922 में इनको ऑनरेरी डिग्री मिली थी दोस्तों? सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी से, मैनचेस्टर से 1927 में, 1929 में डबलिन से, 1903 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, 1930 में शेफील्ड से, और 1931 में दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, 1931 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से इनको दोस्तों ऑनरेरी डिग्री मिली थी? एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, इनको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डिग्री से नवाजा गया दोस्तों? 1922 में सेंट एंड्रयूज से, 1927 में मैनचेस्टर से, 1929 में डबलिन से, 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, 1930 में शेफील्ड यूनिवर्सिटी से, 1931 में दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और फिर 1931 में सेम ईयर उसी साल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इनको ऑनरेरी डिग्री से अवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके थोड़े से जीवन सर्वे के बारे में कि द सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ, जीवन जो लेखक था जॉन गॉल्सवर्दी का लाइफ था उनका पूरा सर्वे करेंगे, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से, जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। विद अ सिल्वर स्पून एक मुहावरा है दोस्तों, इडियम्स है, जिसका अर्थ होता है बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना। तो हम कह सकते हैं कि जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म दोस्तों एक धनी परिवार में हुआ था। हिज फादर, उनके पिता का भी नाम क्या था? जॉन गॉल्सवर्दी। वो क्या थे? बाज अ सॉलिसिटर, एक सॉलिसिटर यानी कि लॉयर थे दोस्तों। और ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो आप देखिएगा टीजीटी के लिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी बता चुके हैं, हमारे 4 राइटर जो हैं वो टीजीटी में रखे गए हैं। आपको टीजीटी की अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो इन 4 राइटर्स को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी, ये 4 राइटर हमारे टीजीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सिलेबस में रखे गए हैं। और बाकी आपको हम सभी तैयारी करा ही रहे हैं, एक एक करके सारे ऑथर्स को बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराएंगे। इसके बाद जो है जब भी हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो हम बेहतरीन तरीके से और अच्छे सीरीज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके इनको एक एक राइटर करके इनको तैयार करते रहिएगा। यकीन मानिए साथियों, अगर एक एक राइटर करके आप लोग तैयार कर लोगे तो वो आपकी मंजिल बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि हमको एक जगह पर खड़े होने से थोड़ी दूर का ही दिखता है, लेकिन लगातार अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे का रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा। तो आपकी मंजिल आपका स्वागत करने के लिए तैयार होगी, लेकिन कब? जब आप आगे अपने कदमों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलो दूसरा पॉइंट, तो आपको समझ आ गया कि जॉन गॉल्सवर्दी का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था और इनके पिता जो जॉन गॉल्सवर्दी थे वो एक लॉयर थे, एक सॉलिसिटर थे दोस्तों। अगर हम बात करें कि 2 सालों में फ्रॉम 1881 टू 1886, यानी कि 1881 से लेकर के 1886 तक ही अटेंडेड हैरो स्कूल। कहां दोस्तों? 1881 से 1886 तक उन्होंने हैरो स्कूल में पढ़ाई की। एंड देन ही वेंट ऑन टू स्टडी लॉ एट न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इसके बाद मेरे साथियों फिर उन्होंने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में कानून की पढ़ाई की। काहे की दोस्तों? लॉ, टू स्टडी लॉ। लॉ मीन्स कानून, यानी कि उन्होंने न्यू कॉलेज से और लॉ की पढ़ाई कहां से की मेरे साथियों? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने लॉ की डिग्री ली। तो हम कह सकते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका एजुकेशन कहां से हुआ था दोस्तों? यानी कि अल्मा मैटर उनका क्या था? तो उनका अल्मा मैटर की अगर हम बात करें तो 1981 से लेकर के 86 तक उन्होंने हैरो स्कूल में पढ़ाई की और फिर उन्होंने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में कानून की पढ़ाई की दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर तीसरा हमारा कहता है इन 1890, यानी कि 1890 में ही वाज कॉल्ड द बार एट लिंकन्स इन। दोस्तों 1890 में उन्हें लिंकन्स इन में बार में बुलाया गया, यानी कि उन्हें दी बार
कहलाया गया। कहाँ दोस्तों? एट लिंकन्स इन में उन्हें दीवार कहलाया गया। कब? 1890 में। ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1991 में इन्होंने ही जर्नीड राउंड द वर्ल्ड ओके फॉर 2 इयर्स। 2 सालों के लिए उन्होंने दुनिया की जर्नी की, अर्थात हम कह सकते हैं 1891 में उन्होंने 2 साल के लिए दुनिया का दौरा किया। और कहां कहां उस दौरा पे गए थे? जरा देखिएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ के कुछ समुद्रों में। कहां कहां साथियों गए थे? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी का दौरा किया। कब? 1891 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रिय साथियों कि 1891 में उन्होंने कहां कहां का दौरा किया ओके 2 सालों में, तो कहां कहां का? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। और एशिया तो तुम जानते हो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके ओके लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। तो एशिया और कुछ साउथ सी का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि इन 1895 ही बिगेन एन अफेयर। और 1895 में उनका एक अफेयर शुरू हुआ दोस्तों। किसके साथ अफेयर शुरू हुआ? इनकी दिल लगी करना शुरू कर दी इन्होंने। और किसके साथ वो दिल लगी की दोस्तों? विद अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ। क्या नाम था उस लड़की का? अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर। और जी अदा नेमेसिस पियर्सन कोई और नहीं थी दोस्तों, उनके कजिन जो थे ओके कजिन मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। हम कह सकते हैं प्रिय साथियों कि 1895 में उन्होंने अपने चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ अफेयर शुरू हो गया इनका। तो किसके साथ दोस्तों? 1895 में जॉन गॉल्सवर्दी का अफेयर शुरू हुआ। क्या नाम था? जरा बता दो मेरे साथ। अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर नाम था दोस्तों। और ये अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर किनकी पत्नी थी? पहले किसकी पत्नी थी? इनके चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। उन्हीं के साथ इनका अफेयर शुरू हो गया। ओके आफ्टर 10 ईयर लेटर ओके 10 years later after her divorce then married on 23rd September 1905। उनके तलाक के 10 साल बाद, क्या कहा? 10 years later after उनके तलाक हर डाइवोर्स, यानी कि अपना तलाक लेने के 10 साल बाद। किसने? अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर के तलाक लेने के 10 साल बाद दोस्तों दे मैरिड से मतलब उन दोनों ने, किन दोनों ने? जॉन गॉल्सवर्दी और अदा नेमेसिस पियर्सन कूपर दोनों ने मैरिड कर ली, शादी कर ली। कब शादी की? 23 सितंबर 1905 को। कब शादी की दोस्तों? 23 सितंबर 1905 को उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो 1897 में इन 1897 ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर, यानी कि इन्होंने अपना साहित्यिक कैरियर शुरू किया। और कैसे? विद अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इनका एक शॉर्ट स्टोरी का पूरा का कलेक्शन था दोस्तों, जिसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में दोस्तों, टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर कौन से शॉर्ट स्टोरी ऑफ कलेक्शन से शुरू किया था? तो उस शॉर्ट स्टोरी ऑफ कलेक्शन का नाम था दोस्तों फ्रॉम द फोर विंड्स। क्या नाम था? फ्रॉम द फोर विंड्स लिटरेरी कलेक्शन से इन्होंने अपने लिटरेरी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की साथियों। और ये टीजीटी 2005 में पूछा गया। ओके यहाँ पे टी से मतलब टीजीटी दोस्तों। और ये इनका फ्रॉम द फोर विंड्स पब्लिश हुआ था अंडर द पेन नेम। इनका एक उपनाम था जॉन सेंट जॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका जो शुरुआत के कुछ 4 वर्क इनके थे टोटल, हम बता देते हैं अभी से। शुरुआत के कुछ 4 वर्क इनके टोटल थे, जो कि इनके उपनाम एक सिडम नेम लिया था, छदम नेम लिया था दोस्तों इन्होंने, जिसका नाम जॉन सेंट जॉन के नाम से ये अपने वर्क को पब्लिश करवाते थे। लेकिन इसके बाद 1912 से इन्होंने अपने जो है रियल नेम से ही पब्लिश कराना शुरू कर दिया। तो जरा सुनो आगे की कहानी, हम आगे भी बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके तो दोस्तों फ्रॉम द फोर विंड्स जो कि टीजीटी 2000
2005 में पूछा गया दोस्तों। ये पब्लिश हुआ था इनके अंडर द पेन नेम, और उस पेन नेम का क्या नाम था दोस्तों? जॉन सेंट जॉन नाम था। क्या नाम था? जॉन सन ऑफ जॉन, यानी कि जॉन सेंट जॉन नाम था। और इट वाज अ फेलियर, ये इनकी एक असफल कृति थी। अर्थात हम कह सकते हैं मेरे साथियों 1897 में उन्होंने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत 1897 में उन्होंने अपने साहित्यिक कैरियर की शुरुआत छोटी कहानियों के संग्रह फ्रॉम द फोर विंड्स से की, जो कि जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित कराई गई। फिर रिपीट करता हूं, जो कि जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित कराई गई, और यह एक उनके जीवन की विफलता थी दोस्तों। फिर रिपीट कर देता हूं, इट वॉज अ फेलियर, यह इनके जीवन की क्या थी? एक विफलता वाला जो है वर्क था। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि यह एक विफलता थी, और उन्होंने इसे किस नाम से? माय फर्स्ट सिन, यानी कि मेरा पहला पाप कह करके, ही कॉल्ड इट, यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी ने इस किसको दोस्तों? फ्रॉम दी फोर विंड, ये इट प्रोनाउन यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है? फ्रॉम दी फोर विंड्स के लिए यूज हुआ है। यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने वर्क शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन फ्रॉम दी फोर विंड्स को क्या कहा? क्या कह करके पुकारा? माई फर्स्ट सिन, मेरा पहला पाप। सिन मीन्स दोस्तों पाप होता है, यानी कि मेरा पहला पाप कह करके पुकारा, माई फर्स्ट सिन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन गॉल्सवर्दी ने अपनी कौन सी कृति को माई फर्स्ट सिन कह करके पुकारा? तो आप तुरंत कह दोगे दोस्तों फ्रॉम द फोर विंड्स, ओके, जो कि इन्होंने अपने एक उपनाम जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित कराई थी दोस्तों। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया होगा। उनके कई शुरुआती उपन्यास, सेवरल मीन्स अनेकों ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स, शुरुआती उपन्यास बर पब्लिश करवाए गए अंडर द सीडोनिम, एक छद्म नाम से। सीडोनिम का मतलब होता है दोस्तों छद्म नाम, यानी कि कोई उपनाम रख लेना ऑफ जॉन सेंट जॉन। किस नाम से? जॉन सेंट जॉन। ज्यादा नहीं थे, कुल 4 थे दोस्तों, ध्यान रखना, ओके। अगला हम बात करेंगे इन 1899, यानी कि 1899 में हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल, इनका पहला फुल लेंथ नॉवेल पूछा जाता है जॉयसलिन था दोस्तों। इनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था दोस्तों? जॉयसलिन। क्या बोलोगे? आंसर क्या बोलोगे? जॉयसलिन। इनका पहला फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल कौन सा था? जॉयसलिन था, ओके। बाज पब्लिश अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन, और ये भी दोस्तों इनका जॉन सेंट जॉन के सीडोनिम नेम से ही, यानी कि इसी नाम से ही प्रकाशित हुआ। कब? 1899 में। तो 1899 में इनका पहला पूर्णकालिक उपन्यास जॉयसलिन प्रकाशित हुआ, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 हमारा कहता है साथियों कि इन 1904 ही बेड गुड बाय टू हिज पेन नेम। क्या बात कह दी दोस्तों, हमने क्या बताया? 1904 में इन्होंने अपने पेन नेम को गुड बाय कह दिया, उपनाम से। अब जॉन सेंट जॉन के नाम से ये अपनी कृतियों को नहीं लिखते थे, अपने वर्क को प्रकाशित नहीं करवाते थे। यानी कि 1904 सन क्या है? याद रखना 1904। 1904 में इन्होंने अपने उपनाम को अलविदा कह दिया, अपने उपनाम को अलविदा कह करके अपने असली नाम से लिखना शुरू कर दिया, एंड स्टार्टेड राइटिंग, शुरू कर दिया राइटिंग लिखना अंडर हिज रियल नेम, अपने रियल नेम से दोस्तों लिखना शुरू कर दिया, असली नाम से लिखना शुरू कर दिया। और द आइलैंड फारसीज वाज हिज फर्स्ट वर्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में दोस्तों। द आइलैंड फारसीज वाज हिज फर्स्ट वर्क, उनका पहला वर्क था, दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम, जो कि उनके स्वयं के नाम से प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों हम आपसे पूछेंगे कि उनके स्वयं के नाम से प्रकाशित होने वाली पहला वर्क कौन सा था दोस्तों? तो आप क्या बताओगे? द आइलैंड फारसीज। अर्थात हम कह सकते हैं 1904 में उन्होंने अपने उपनाम को अलविदा कहा और अपने असली नाम से लिखना शुरू किया। दी आइलैंड फारसीज उनका पहला वर्क था, आइलैंड फारसीज उनका पहला वर्क था जो उन्होंने स्वयं के नाम से, यानी कि अपने स्वयं के नाम से उस वर्क को प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 की बात करेंगे। इन
1906 या 1906 ही मेट हिज रियल सक्सेस विद हिज रियल सक्सेस। इनको सफलता दोस्तों विद हिज प्ले, फर्स्ट प्ले, इनका पहला प्ले था द सिल्वर वॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉन गॉल्सवर्दी, मैं पहले ही बता चुका हूं, इनके एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा साथियों कि 1906 में इनको रियल सफलता कब मिली, इनका सबसे पहला वर्क था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इनका फर्स्ट प्ले का नाम बताओ, इनके सबसे पहले प्ले का नाम क्या था, तो आपको तुरंत बता देना है द सिल्वर वॉक्स। और टीजीटी के 2001 और 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जॉन गॉल्सवर्दी के सबसे पहले फर्स्ट प्ले का नाम बताओ, या व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट प्ले। तो आप बताओगे, क्या बताओगे दोस्तों, द सिल्वर वॉक्स। क्या बताओगे, सिल्वर वॉक्स दोस्तों। लेटर ऑन इन द ईयर, ओके, बाद में इसी साल हिज फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, फिर रिपीट करता हूं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में वाज पब्लिश हुआ था। ये भी टीजीटी के 2001 में पूछा गया है। और विच इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द फोरसाइट सागा। हम फोरसाइट सागा इनका एक मास्टरपीस है दोस्तों, हम इसके बारे में आगे चल करके डिस्कस करेंगे, जिसके लिए इनको दोस्तों 1932 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, तो चलो एक बार समझो इसे, एक फिर से समझा देते हैं। 1906 में इन्होंने अपने पहला नाटक द सिल्वर बॉक्स के साथ अपनी वास्तविक सफलता के साथ मुलाकात की। तो इनकी वास्तविक सफलता की मुलाकात इन्होंने, यानी कि सफलता का स्वाद, सफलता का पहला स्वाद कब चखा दोस्तों, अपने कैरियर की सफलता का पहला स्वाद कब चखा दोस्तों, इनके पहला नाटक द सिल्वर वॉक्स से, जिसने इनको प्रसिद्धि दिला दी। और बाद के वर्ष में उनके पहले सफल उपन्यास द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके बाद द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में प्रकाशित किया गया, जिसने दुनिया को फोरसाइट सागा से परिचित कराया दोस्तों। और 1910 की बात करें अगर हम, पॉइंट नंबर 10 में, पॉइंट नंबर 10 भी है और सन भी 1910 है दोस्तों। तो 1910 ही पब्लिश्ड हिज प्ले, इनका एक प्ले 1910 में आया जिसका नाम था दोस्तों जस्टिस, ओके, विच डील विद पॉवर्टी एंड क्लास जस्टिस। और अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस जो है वो डील किया गया था दोस्तों गरीबी से और क्लास जस्टिस से या क्लास इनजस्टिस से दोस्तों। तो 1910 में उन्होंने एक नाटक प्रकाशित कराया जिसका नाम था जस्टिस, जिसमें गरीबी और वर्गीय अन्याय को दर्शाया गया था दोस्तों। गरीबी यानी कि किसको, पॉवर्टी को, और क्लास इनजस्टिस को दोस्तों दर्शाया गया था। ओके, इसके खिलाफ बोला गया था, लिखा गया था दोस्तों। इसके बाद 1914 में, इन 1914 यानी कि 1914 में दोस्तों क्या हुआ, एट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वाज टू ओल्ड टू फाइट। यानी कि हम कह सकते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था, यानी कि ही वाज टू ओल्ड टू फाइट, वो लड़ नहीं सकता था युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में वो लड़ने के लिए नहीं जा सकता था। कौन, जॉन गॉल्सवर्दी। सो इसीलिए ही वर्कड इन अ होम, ओके, इसीलिए उन्होंने घर पर ही कार्य करना जारी रखा, किसके लिए, फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए। फिर रिपीट करता हूं मेरे साथियों, किसके लिए, फॉर डिसेबल्ड सोल्जर के लिए। और इसीलिए उसने विकलांग जो सैनिक थे, डिसेबल्ड सैनिक थे, सोल्जर थे दोस्तों, उनके लिए घर पर ही काम करना जारी रखा। ओके, तो हर एक पॉइंट बहुत बेहतरीन है, समझिए साथियों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 12 नंबर पॉइंट के। इन 1916 यानी कि 1916 में ही मेड अ टूर, उन्होंने एक टूर किया ऑफ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस क्या होता है, जिसको हम बुचर खाना कहते हैं, बुचर खाना, कसाई घर, यानी कि जहां पर जानवरों को बड़ी मरमर, जानवरों को बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है, काटा पीटा जाता है जिस जगह को, उसको हम स्लॉटर हाउस कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर जानवरों की कटाई की जाती है, काटा जाता है, ओके, उस जगह को हम स्लॉटर हाउस कहते हैं। तो जरा समझिएगा कि कब इन्होंने स्लॉटर हाउस का भ्रमण किया था इंग्लैंड में, और उस पर एक रिपोर्ट कब तैयार करके दी थी।
ओके, स्लॉटरिंग एनिमल्स के ऊपर। जरा हम इसको बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। कब दोस्तों? 1916 में ही मेड अ टूर, उन्होंने एक टूर किया, यानी कि आप द स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड, यानी कि 1916 में उन्होंने इंग्लैंड के कत्ल खानों में, स्लॉटर हाउस में जहां पर जानवरों की बलि दे दी जाती है, जानवरों को बुरी तरीके से, निर्मयी तरीके से हत्या कर दी जाती है, ओके, उनका दौरा किया और जानवरों को मारने के एंड रोट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट लिखी ऑन इनह्यूमन मेथड ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, और जानवरों को मारने के अमानवीय तरीकों पर एक रिपोर्ट लिखी। दोस्तों फिर अपने वर्ड्स को रिपीट करता हूं, सुनिएगा। यानी कि 1916 में उन्होंने इंग्लैंड के स्लॉटर हाउस का दौरा किया दोस्तों, और जानवरों को मारने का जो तरीका था, उनके अमानवीय तरीके पर एक रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट लिखी। और दोस्तों रिपोर्ट लिखने के बाद में ही रिफ्यूज्ड, दोस्तों क्या हुआ कि ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मना कर दिया नाइटहुड की उपाधि लेने के लिए। कब? 1917 में। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने के लिए कब मना करा? 1917 में। किससे, किसके द्वारा इनको ये नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी? फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और जिनका नाम क्या था दोस्तों? लॉर्ड जॉर्ज। क्या नाम था? लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा, ओके, इनके प्रिंसिपल पर, इनके सिद्धांतों के लिए इनको दोस्तों जो है नाइटहुड की उपाधि 1917 दी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसके लिए जॉन गॉल्सवर्दी ने लेने से मना कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं प्रिय साथियों कि प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से सिद्धांत के आधार पर 1917 में नाइटहुड की उपाधि लेने के लिए अस्वीकार कर दिया दोस्तों, यह कहते हुए कि लेखन अपने स्वयं में इनाम था। और क्या कह करके दोस्तों? डेट की राइटिंग, उनका जो लेखन कार्य है दोस्तों, बाज में था इन इट सेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड, इस स्वयं में ही, यानी कि जो लेखन है हमारा वो स्वयं में ही मेरा क्या है? एक इनाम है। द प्राइम मिनिस्टर बाज टू अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया, ओके, हिज नेम ऑन हिज 1 जनवरी 1918, ओके, शिकागो डेली ट्रिब्यून, लंदन वेडनेसडे, जनवरी 1918। समझिएगा प्यारे साथियों मैं क्या कह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने पहले हुआ क्या, इसको समझिए। उन्होंने प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से सिद्धांत के आधार पर 1917 में, कब दोस्तों? 1917 में नाइटहुड की उपाधि को लेने से, यानी कि नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, उसे लेने से मना कर दिया। और क्या कहते हुए कि उनका जो लेखन है वो स्वयं में ही उनका क्या है? एक उनके लिए इनाम है, रिवार्ड है दोस्तों, ओके, यही। अब प्रधानमंत्री को 1 जनवरी 1918 को, प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 1918 को यह कहते हुए 1918 को अपने नाम की घोषणा करनी थी, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर वाज टू अनाउंस हिज नेम, अपने नाम की क्या करनी थी दोस्तों? अनाउंस करना था, घोषणा करनी थी, ओके। शिकागो डेली ट्रिब्यून लंदन, शिकागो डेली ट्रिब्यून, ओके, ट्रिब्यून लंदन, ओके, बुधवार 2 जनवरी 1918 को, यानी कि वेडनेसडे 2 जनवरी 1918 को, तब उन्होंने कहा था। अगला दोस्तों, ही वाज इलेक्टेड, उनको चुना गया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन। पेन क्या होती है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल बॉडी होती है आप पोएट्स की। फिर रिपीट करता हूं, पेन क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोइट्स, प्ले राइटर, एसिस्ट, नॉवलिस्ट की एक बॉडी होती है, एक संस्था होती है। तो यहां पर समझिए इन्होंने क्या कहा है कि उन्हें 1921 में, कब दोस्तों? 1921 में, यानी कि उन्हें 1921 में पेन पेन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कवियों, नाटककारों, निबंधकारों और उपन्यासकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। पेन क्या है दोस्तों? पूछा जा सकता है पेन क्या है, तो नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में रखा है। और पेन क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोएट, प्ले राइट, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट की है। और ये
दोस्तों इनको कब इलेक्टेड किया गया? इन 1921 में। एंड वाज गिवन, और इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया? तो 1929 में दोस्तों इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तो 1929 में दोस्तों इनको कैसे नवाजा गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। ध्यान रखना इतना, ठीक है दोस्तों। अब अगला हमारा कहता है ही वाज इलेक्टेड। अच्छा ये तो हो गया दोस्तों, सेम आ गया। इसके बाद इन 1932 यानी कि 1932 में ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों 16 नंबर समझिएगा। क्या कहते हैं 16 नंबर में? इन 1932 यानी कि 1932 में ही वाज अवार्डेड, इनको अवार्डेड किया गया, पुरस्कृत किया गया। कैसे दोस्तों? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य में के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1932 में। अर्थात 1932 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह नोबेल प्राइज, ही वाज टू इल टू अटेंड द नोबेल अवार्ड सेरेमनी। और जब इनको नोबेल अवार्ड सेरेमनी यानी कि नोबेल अवार्ड इनको प्रदान किए जाने वाला था, तो उस समय ये बहुत ज्यादा क्या थे दोस्तों? बीमार थे। यानी कि वह नोबेल प्राइज समारोह में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा बीमार थे। अर्थात वो बीमारी की वजह से नोबेल प्राइज सेरेमनी में, नोबेल अवार्ड सेरेमनी में को अटेंड नहीं कर पाए। इसके बाद इनको जो भी पैसा मिला नोबेल प्राइज से दोस्तों, ओके, उस प्राइज को यानी कि ही डोनेट, उन्होंने डोनेट कर दिया। दी प्राइज मनी, जो भी इनको प्राइज मनी मिला था, टू अ ट्रस्ट, एक संस्था, मीन्ड फॉर द बेनिफिटेड टू द पेन, वही उनकी पेन जो संस्था थी दोस्तों, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? अपना जितना भी वो मिला था दोस्तों प्राइज मनी जितना भी मिला था, वो पूरी की पूरी पेन ट्रस्ट के लिए क्या कर दिया? डोनेट कर दिया दोस्तों। अगर हम पेन संस्था के बारे में बात करें तो पेन इंटरनेशनल होता है, जो कि इंटरनेशनल पेन के नाम से जाना जाता है। और एक बात बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। और इसका जो पर्पस था बनाने का, और ये 1921 में बनाया गया था दोस्तों। ये संस्था 1921 में जो है बनाया गया था। और इसका एक ही मोटो था, जो पोएट्स थे, एसेस थे या नॉवलिस्ट थे, उनको एनकरेज करना, यानी कि प्रमोट करना लिटरेचर को, और डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्ल्ड वाइड। ओके, इस तरीके से इसका पूरा का पूरा क्या था दोस्तों? पर्पस था, उद्देश्य था। तो इस पेन संस्था में, तो अब तो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि 1932 में दोस्तों इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। वह नोबेल प्राइज समारोह में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा उस समय बीमार थे जब इनको नोबेल प्राइज सेरेमनी का आयोजन किया गया। और उन्होंने पेन के लाभ के लिए, जो कि एक ट्रस्ट को जो है अपनी पूरी की पूरी पुरस्कार जो राशि थी वो क्या कर दी दोस्तों? डोनेट कर दी, दान कर दी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनके लास्ट डे की, यानी कि ही लिव्ड फॉर द फाइनल 7 ईयर्स। ही लिव्ड, वो रहे, फॉर द फाइनल 7 ईयर्स, 7 वर्षों तक ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों के लिए वो कहाँ रहे? एडबरी इन वेस्ट ससेक्स में। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों तक, फिर रिपीट कर रहा हूं, वह अपने जीवन के अंतिम 7 वर्षों तक वेस्ट ससेक्स के बरी में रहे। वेस्ट ससेक्स के बरी स्थान का नाम है दोस्तों। ये बरी जो स्थान है वो वेस्ट ससेक्स में लोकेटेड है, स्थित है दोस्तों। तो ये कहाँ रहे एक बार बता देते हैं दोस्तों, एट बरी इन वेस्ट ससेक्स में। ओके, क्लियर हो गया? अपने जीवन, क्वेश्चन पूछा जाए कि वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, अंतिम 7 वर्षों में कहाँ रहे? तो वेस्ट ससेक्स के बरी में रहे थे दोस्तों। वह अपने लंदन के घर, इनका एक लंदन में घर था दोस्तों। ही डाइड, वो मर गए, फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी कि इनकी मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? तो इनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। कौन सी बीमारी से हुई दोस्तों? ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी से इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो ही डेड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर, ओके,
एट हिज लंदन होम, इनके लंदन का घर, या और ये लंदन का घर किस जगह पर बना हुआ था? ग्रोव लॉज में, ग्रोव लॉज हेम्प स्ट्रीट। ओके, लंदन के हेम स्ट्रीट राज्य के ग्रोव लॉज में इनका घर बना हुआ था दोस्तों, वहां इनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार जरा हमको बता दो इनकी मृत्यु का कैसे हुई? ब्रेन ट्यूमर से हुई। कहाँ हुई? ग्रोव लॉज, एट ग्रोव लॉज हेम्प स्ट्रीट लंदन, एट ग्रोव लॉज हेम्प स्ट्रीट लंदन। याद रहेगा? याद रहना चाहिए। ओके, हिज एसेस, उनकी राख को बर स्केटर्ड मीन्स बिखेर दिया गया दोस्तों, एट द विंड्स, हवाओं में। ओके, अकॉर्डिंग टू द लास्ट विश, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार। और दोस्तों उनकी राख को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ओके हवाओं में बिखेर दिया गया। तो उनकी राख को हवाओं में बिखेर दिया गया जैसा कि उनकी लास्ट विश थी दोस्तों। ओके, तो अगला हम बात करते हैं नोट पॉइंट की, थोड़ा समझिएगा कि जॉन गॉल्सवर्दी हैड अ यूनिक हैबिट। जॉन गॉल्सवर्दी की एक बहुत ही गजब की यूनिक हैबिट थी दोस्तों, यानी कि एक अनोखी आदत थी। अनोखी आदत, ये अनुपम, ओके कुछ भी कह सकते हो। He used to turn an old novel into a new play by changing name, shifting scenes, substituting dialogue for narrative। यानी कि ये क्या करते थे, इनकी एक अनोखी आदत कौन सी थी? नाम बदलने की। क्या करते थे कि पुराने नाटकों के नाम बदल करके नया नया नाटक का, या किसी पुराने उपन्यास का नाम बदल करके नए नाटक का नाम दे दिया, नए नाटक में बदल दिया। और क्या क्या बदल करके? उनका नाम बदल करके दोस्तों। ओके, टर्न टू ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू प्ले बाय चेंजिंग नेम, उनका नाम। शिफ्टिंग सीन, उनके सीन बदल करके, एक दो सीन बदल दिया दोस्तों इस तरीके से, यानी कि नाम बदल करके, दृश्यों को बदलने, तथा कथा के लिए संवाद को प्रतिस्थापित करके, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग डायलॉग्स फॉर नरेटिव, यानी कि नरेटिव करने के लिए डायलॉग्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्होंने, अर्थात प्रतिस्थापित कर देते थे इनको। तो क्या हुआ दोस्तों कि ये इनकी एक अनोखी आदत थी कि ये नाम बदल देते थे दृश्यों को बदलने तथा कथा के लिए संवाद को प्रतिस्थापित करने के लिए पुराने उपन्यास को एक नए नाटक में बदल देते थे। क्या करते थे दोस्तों? पुराने नाटक को एक नए, यानी कि एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू प्ले में बदल देते थे। ये इनकी आदत थी। उनका नाटक आइलैंड फारसीज की बात करते हैं दोस्तों। उनके नाटक किसकी? हेज नॉवेल, उनका नाटक आइलैंड फारसीज की बात करते हैं जो कि 1904 में आया था और रीअपियर्ड हुआ था एज अ प्ले। इन्होंने आइलैंड फारसीज का नाम बदल करके क्या रख दिया था दोस्तों? ओके, पहले ये नॉवेल था, बाद में ये प्ले नाटक के रूप में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम रख दिया दी पिजियन, जो कि 1912 में आया था। समझ आया दोस्तों? ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कुछ मेजर वर्क थे अब जॉन गॉल्सवर्दी के। अब जॉन गॉल्सवर्दी के दोस्तों मेजर वर्क कौन कौन से थे जरा समझिएगा। अर्ली वर्क अंडर हिज सिड्यूम जॉन सिंजोन, इनके जो प्रारंभिक वर्क आए थे जितने भी, वो इनके एक उपनाम से पेन नेम सिड्यूम क्या था? जॉन सिंजोन के नाम से प्रकाशित होते थे दोस्तों। किस नाम से? जॉन सिंजोन के नाम से। इसके बाद 1897 में सबसे पहला आया था फ्रॉम द फोर विंड्स, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और दोस्तों इसी के लिए इन्होंने क्या कहा? दिस इज माय फर्स्ट सिन कहा था दोस्तों। ये एक फेलियर वर्क था इनका। समझ आया? वो चार कौन कौन से थे? 1901 में अ मैन ऑफ डेवन नॉवेल आया था, अ नाइट ये भी नॉवेल था, दी साइलेंस फिक्शन था, या साल्वेशन ऑफ फोरसाइट ये भी एक, ये कुछ इनके मेजर नॉवेल थे जो कि 1901 में प्रकाशित हुए दोस्तों। समझ आया? इसके बाद 1899 में जॉयसलिन आया, 1900 में दोस्तों बिल्ला रुबियन आया और 1904 में आइलैंड फारसीज आया। और ये जो आइलैंड फारसीज जो था इनका दोस्तों, वो क्या था? उनके ओन नेम से प्रकाशित हुआ, यानी कि इससे ऊपर के सभी दोस्तों इनके पेन नेम से प्रकाशित हुए थे। और 1904 में दो आइलैंड फारसीज था वो उनके रियल नेम से प्रकाशित हुआ था, यानी कि इन्होंने अपने पेन नेम को बाय बाय टाटा कह दिया दोस्तों। इसके बाद 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया दोस्तों। इसके बाद 1907 में द कंट्री हाउस, 1909 में फ्रैटर्निटी और 1911 में ओके
पैट्रिशियन आया था दोस्तों। इसके बाद 1913 में दोस्तों द डार्क फ्लावर्स आया था। क्या? डार्क फ्लावर्स अ लव नॉवेल था, बहुत ही फेमस नॉवेल है इनका। इस पर मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा द डार्क फ्लावर के ऊपर। ये एक इनका लव नॉवेल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है। 1915 में दोस्तों फ्रीलैंड्स आया और 1917 में बियॉन्ड आया था। तो अब तो समझ आ रहा होगा अच्छे से हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉवेल्स की, इनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद 1919 में दिस सन्स प्रोग्रेस आया, 1920 में चांसरी आया और द चांसरी दोस्तों। इसके बाद में 1921 में टू लेट आया और 1922 में द फोरसाइट सागा आया। इसके बाद 1924 में दी वाइट मंकी, 1925 में दी शो, 1927 में दी साइलेंट बोलिंग और 1927 में दोस्तों दी पेसरबाई। इसके बाद 1933 में ओवर द रिवर दोस्तों। ओके, अब थोड़ा सा इनको थोड़ा डिटेल से समझ लो दोस्तों। फर्स्ट ट्रायलॉजी, इनकी 3 ट्रायलॉजी थी, यानी कि फेमस ट्रायलॉजी 3 ही थी। फर्स्ट ट्रायलॉजी, सेकेंड ट्रायलॉजी और थर्ड ट्रायलॉजी। फर्स्ट ट्रायलॉजी में देखो, अगर हम इनकी दोस्तों फोर साइड सागा की क्रोनोलॉजी को समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर फोर साइड सागा की क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं तो इसमें टोटल 5, जिसमें 2 इंटरल्यूड थे और 3 दोस्तों इसमें नॉवेल थे। जिसमें सबसे पहला नॉवेल इनका था दोस्तों, साथ साथ में समझाते भी चले, फोर साइड सागा 1922 में इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स। कितने? 3 नॉवेल्स की सीरीज थी, जिसमें 2 क्या थे दोस्तों, इंटरल्यूड थे, जो कि पब्लिश हुए थे 1906 से लेकर के 1921 के बीच में। और इट इज हिज मास्टरपीस, और ये फोर साइड सागा इनका क्या कहलाया, मास्टरपीस कहलाया। जरा समझिएगा दोस्तों कि हम फिर रिपीट करते हैं कि फोर साइड सागा को अगर हम एकदम पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे फोर साइड सागा के ऊपर और इसकी क्रोनोलॉजी को जो इसकी क्रोनोलॉजी है दोस्तों, इस क्रोनोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इसमें दोस्तों 3 तरीके से फोर साइड सागा को डिवाइड करना है। जिसमें फोर साइड सागा होगा अ मैन ऑफ अ मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर। इन सभी की जो है देखना, इनकी ट्रायलॉजी कैसे कैसे चलती है। तो पहले में अगर हम 3 नॉवेल्स थे, फर्स्ट ट्रायलॉजी देखो फोर साइड सागा ही है दोस्तों, इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 क्या है दोस्तों, इंटरल्यूड है। तो इनमें अगर आपसे पूछा जाए वो 3 नॉवेल, फर्स्ट ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल कौन कौन से, उनके नाम बताओ और वो कब कब पब्लिश हुए ये बताओ, तो आप बताओगे, एकदम डिटेल बताऊंगा। इसमें फर्स्ट ट्रायलॉजी में दोस्तों 2 इंटरल्यूड थे, उन दोनों इंटरल्यूड के नाम बताओ और वो इंटरल्यूड कब कब पब्लिश हुए। तो चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या था दोस्तों, इसमें मास्टरपीस तो हो ही गया फोर साइड सागा। देखो सबसे पहला मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया था, जो कि 1906 में आया था। इसके बाद दोस्तों बीच में एक इंटरल्यूड आ गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ये नॉवेल है दोस्तों, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नॉवेल है, ये नॉवेल है दोस्तों। इसके बाद ये इंटरल्यूड है। 1918 में दोस्तों इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, ये इंटरल्यूड इन्होंने डाला बीच में। इसके बाद इन चांसरी फिर से नॉवेल आया, ये दूसरा नॉवेल इन चांसरी था, जो कि 1920 में आया दोस्तों। इसके बाद इन्होंने बीच में एक इंटरल्यूड फिर डाला 1920 में, अवेकनिंग। कौन सा इंटरल्यूड था दोस्तों, अवेकनिंग इंटरल्यूड डाला। इसके बाद फिर से एक तीसरा नॉवेल इसमें इंक्लूड किया, टू लेट। ओके, तो देखो दोस्तों नॉवेल कितने हो गए, 3। यहां से देखो, 1 नॉवेल, 2 नॉवेल और 3 नॉवेल, टोटल 3 नॉवेल। ओके, और 2 इसमें क्या है, इंटरल्यूड हैं, एक और अवेकनिंग, ये 2 इंटरल्यूड इसमें इंक्लूड किए। ये तो थी दोस्तों पहली फोर साइड सागा का पहली ट्रायलॉजी थी। अब हम दूसरी ट्रायलॉजी की बात करें दोस्तों, चलो इसी में थोड़ा सा समझ लो, कुछ पूछा गया है इसमें नोट पॉइंट में। जो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट था, अच्छा जो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट था, हमने पिछले बताया था ये 1918 में आया था और ये एक इंटरल्यूड था। देखो यहां पर द इंडियन समर ऑफ फोरसाइट क्या है, 1918 में पब्लिश हुआ था और ये क्या है, एक इंटरल्यूड है। तो अब इसका नोट पॉइंट समझिएगा। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट जो था वो कंसिडर्ड टू बी अ गर्ल्स वर्दी मास्टरपीस, यानी कि इंडियन समर ऑफ फोरसाइट
इसे गाल्सवर्दी का मास्टरपीस जो है वो कंसीडर किया गया, माना गया। ये भी टीजीटी 2001 में दोस्तों पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जॉयसलिन, ओके, ओल्ड जायलन इन फोर्साइड सागा, इसमें एक स्टोरी चलती है, एक पारिवारिक स्टोरी चलती है जिसमें ओल्ड जायलन भी दिखाया जाता है, बियर्स रिजेंबल टू हिज फादर। जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तब हम इस पूरी पारिवारिक स्टोरी को यानी कि फैमिली स्टोरी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्साइड सागा। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सेकेंड ट्रायलॉजी की। हमने क्या बताया, जब हम सेकेंड ट्रायलॉजी की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस टू द फोर्साइड सागा था। सेकेंड ट्रायलॉजी कौन सी थी दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे सेकेंड ट्रायलॉजी में फोर्साइड सागा के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रायलॉजी की हमने बात कर ली जिसमें 3 नॉवेल्स थे और 2 इंटरल्यूड थे दोस्तों। इसमें भी हम बात करते हैं, इसमें जो था ए मॉडर्न कॉमेडी के नाम से थी दोस्तों। फोर्साइड सागा केम इन अ मॉडर्न कॉमेडी, किस नाम से आई है, मॉडर्न कॉमेडी के नाम से दोस्तों। अ मॉडर्न कॉमेडी रिटन इन द ईयर 1924 में ये लिखी गई थी। मैंने क्या बताया, ये कहानी चलेगी 1924 से लेकर के 1928 तक की कहानी चलेगी। ये भी 1924 में ही पब्लिश की गई थी। अब इसमें क्या था दोस्तों, इसकी क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझिएगा। दिस कंपेरिजन अ नॉवेल अ वाइट मंकी, इसमें दोस्तों पहला वाइट मंकी था, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या था, वाइट मंकी था जो कि 1924 में पब्लिश हुआ। कोई पूछे वाइट मंकी क्या है, तो वाइट मंकी एक नॉवेल है दोस्तों, और ये नॉवेल कब पब्लिश हुआ, तो 1924 में पब्लिश हुआ दोस्तों। कब पब्लिश हुआ, 1924 में पब्लिश हुआ। इसके बाद दोस्तों इनका एक इंटरल्यूड आया, वाइट मंकी के बाद क्या आया दोस्तों, एक इंटरल्यूड डाला गया और उस इंटरल्यूड का नाम था अ साइलेंट बुलिंग। क्या नाम था, अ साइलेंट बुलिंग। और इसके बाद दोस्तों जो कि 1927 में आया, ये साइलेंट बुलिंग कब आया दोस्तों, 1927 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद फिर से एक नॉवेल आया था, इनका सेकेंड नॉवेल दोस्तों आया था सिल्वर स्पून। इसके बाद सेकेंड इंटरल्यूड आया था पेसर्स बाई, और फिर दोस्तों एक थर्ड नॉवेल आया था स्वैन सॉन्ग। तो हम अगर सेकेंड ट्रायलॉजी की अच्छे से बात करूं, जरा समझिएगा। सेकेंड ट्रायलॉजी की शुरुआत होती है, एक कलेक्शन कहलाया था, क्या कहलाया था दोस्तों, अ मॉडर्न कॉमेडी। अ मॉडर्न कॉमेडी के नाम से, और ये मॉडर्न कॉमेडी 1924 से लेकर के 1928 तक लिखी गई, जिसमें पहला नॉवेल दोस्तों 1924 में वाइट मंकी के नाम से आया था। इसके बाद एक इंटरल्यूड दोस्तों आया तुरंत, इसके बाद पूरी क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। एक इंटरल्यूड आया था जिस आ साइलेंट बुलिंग के नाम से, जो कि 1927 में पब्लिश हुआ था। फिर दोस्तों फिर से एक नॉवेल आया द सिल्वर स्पून, जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आया दोस्तों 1927 में, पेसर्स बाई। और लास्ट नॉवेल इस सेकेंड ट्रायलॉजी का स्वैन सॉन्ग। तो स्वैन सॉन्ग का लास्ट नॉवेल था दोस्तों 1928 में सेकेंड ट्रायलॉजी का। अगर हम थर्ड ट्रायलॉजी की बात करते हैं, तीन ही ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी दोस्तों। अगर हम थर्ड ट्रायलॉजी की बात करते हैं, गाल्सवर्दी रोड अ फर्दर ट्रायलॉजी, ओके, एंड ऑफ द वाइल्डरनेस, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर, ओके, एंड ऑफ द चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेड इन वेटिंग 1931 में एक नॉवेल आया था। क्या आया था दोस्तों, मेड इन वेटिंग, ओके। इसके बाद में फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 में ये भी नॉवेल था दोस्तों, और ओवर द रिवर ये भी इनका नॉवेल था। तो कौन कौन से दोस्तों थर्ड ट्रायलॉजी में 3 नॉवेल थे, वो 3 नॉवेल कौन कौन से थे, जरा बता दीजिए हमको। थर्ड ट्रायलॉजी में पहला था एंड ऑफ द वाइल्डरनेस, एंड ऑफ द वाइल्डरनेस। दूसरा दोस्तों ओवर द रिवर, ओवर द रिवर को हम इस नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज वन चैप्टर कंप्रेजिंग मेड इन बैटिंग के नाम से भी हम दोस्तों, मेड इन बैटिंग 1931 इस नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आया था फ्लावरिंग मोर रिवर, ओके। और नेक्स्ट ओवर द रिवर अंतिम नॉवेल था इनका, कौन सा दोस्तों, ओवर द रिवर। इसके बाद डीलिंग विद अ माइकल मॉन्ट्स यंग कजिन, ओके, डैनियल चैरेल, इनसे ये डील करता है। इसके बारे में डिटेल हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में। और दीज ट्रायलॉजीज, ये इनकी तीनों ट्रायलॉजीज आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल
और ये तीनों ट्रायोलॉजीज का नाम दिया गया, कलेक्टेड ट्रायोलॉजीज का नाम दिया गया द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। क्या नाम दिया गया दोस्तों? द फोरसाइट सागा, यानी कि द फोरसाइट क्रॉनिकल्स नाम दिया गया तीनों कलेक्टिव ट्रायोलॉजीज को। तीनों कलेक्टिव ट्रायोलॉजीज कौन कौन सी थी? अ फोरसाइट सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर। इन तीनों के लिए फोरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से जाना गया दोस्तों। इन 1994 1954 में सुलेखा ओके दावसन रोट अ सीक्वल टू द फोरसाइट कॉल्ड द फोरसाइट्स सागा कंटिन्यूज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनके प्ले की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इनका पहला प्ले कौन सा था? तो 1906 में सिल्वर बॉक्स आया था। कौन सा आया था दोस्तों? 1906 में सिल्वर बॉक्स। इसके बाद 1907 में दोस्तों जॉय आया। 1907 में फिर 1907 में दी कंट्री हाउस है। 1909 में स्ट्राइप है। 1910 में जस्टिस आया। ठीक है दोस्तों, ये इनके कुछ क्या थे? प्ले थे। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों 1906 में इनका फर्स्ट प्ले आया था, कौन सा? द सिल्वर बॉक्स। इसके बाद 1912 में द पिजियन, जिसका नाम चेंज करके रखा गया था, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद 1912 में द एल्डेस्ट सन। ओके, 1913 में दोस्तों द फ्यूजिटिव आया। 1914 में दोस्तों दी मॉब आया। 1914 में ही दोस्तों आ बिट ऑफ लव, और 1917 में दी फाउंडेशंस आया दोस्तों। इसके बाद 1920 में दी स्किन गेम आया था दोस्तों। तो अब तो आपको समझ आ गया अच्छे से कि जॉन गॉल्सवर्दी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्ले हैं दोस्तों। इनके कुछ वन एक्ट प्ले भी थे। ओके, वन एक्टेड प्ले भी थे, शॉर्ट प्ले के नाम से जिनको जाना जाता है। इनके 6 थे टोटल। ये पहला था द फर्स्ट एंड द लास्ट। इसके बाद द लिटिल मैन। ओके, हॉल मार्क्ड अ सैटेरिकल ट्रिफल। इसके बाद डिफीट अ टिनी ड्रामा। ओके, द सन अ सीन। ये इनके ओके, और छठा दोस्तों था ओके पंच एंड गो अ लिटिल कॉमेडी। ये इनके कुछ 6 दोस्तों क्या थे? वन एक्टेड प्ले थे। इसके बाद दोस्तों विंडो विंडोज आया 1922 में। 1922 में या फैमिली मैन। 1922 में लॉयल्टीज। 1924 में दी फॉरेस्ट, और 1926 में एस्केप दोस्तों। 1929 में एग्जाइल्ड। ओके, 1929 में दी रूफ, और 1935 में द विंटर गार्डन दोस्तों। अब पॉइंट्स की जिक्र कर लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी हैं। लगभग नियर अबाउट 100 पॉइंट्स को इन्होंने रोट किया। उनमें से कुछ हम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 1912 में मूड्स, सॉन्ग्स एंड डैगरल्स आई थी दोस्तों। 1921 में द बेल ऑफ पीस आई थी। 1926 में वर्सेस ओल्ड एंड न्यू पास्ट। ओके, इसके बाद में पास्ट आ ड्रीम, एरेंट्री। ओके, डेवन टू मी, रसिया अमेरिका, इंग्लैंड टू फ्री मैन। ओके, एंड एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट्स। ओके, ये सभी इनकी क्या थी दोस्तों? कविताएं थी, पोएम्स थी। इसके बाद गॉल्सवर्दी हैज रिटन ऑल अराउंड 100 पोएम्स। लगभग लेस देन, पूरी 100 भी नहीं, 100 के आसपास उन्होंने कविताओं को लिखा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। और दोस्तों आज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ओके इंपॉर्टेंट बायोग्राफी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, किसके? जॉन गॉल्सवर्दी के, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और शेयर तो जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों। इससे ये होता है कि आपके साथ साथ जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होते हैं सभी को बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।